नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप और हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। जी हां, रायपुर दक्षिण से विधायक सुनील सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि हर शहरी चुनाव ये जीते हैं, तो किस तरह का उनका ये राजनीतिक सफर रहा है वो हम उनसे जानेंगे। महापौर रहे, सांसद रहे, अब विधायक हैं। इससे पहले वो और भी कई क्षेत्रों में काम कर चुके हैं, तो किस तरह से अपने आप को वो राजनीति में पाते हैं, उनसे ही जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ पर। नमस्कार। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया जी। और दूसरी तरफ ये कि आप हर शहरी क्षेत्र का चुनाव जीत चुके हैं। महापौर आप रहे, सांसद भी रहे, विधायक, और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपको मिली, उपाध्यक्ष के तौर पर भी आपने काम किया। तो किस तरह से इस सफ़र को आप देखते हैं पार्लियामेंट तक? देखिए, मेरी राजनीति जो चालू हुई है छात्र संघ से हुई है। सबसे पहले मैं दुर्गा महाविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। विद्यार्थी परिषद में काम करता था। वहाँ से यात्रा को चालू किया और संगठन के विभिन्न पदों में, जिले के पदों में रहा, बरसों तक के रहा। कभी पार्टी ने खाली नहीं रखा मुझको। और उसके बाद में मैं पार्षद का चुनाव लड़ा 1999 में। पार्षद बनने के बाद मैं सभापति बना और उस समय मैंने अपने वार्ड के लोगों से कहा था कि 2.5 साल में वार्ड को समस्या मुक्त कर दूंगा। 2.25 साल 2 साल में मैंने उस वार्ड को समस्या मुक्त कर दिया था। बहुत ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं था। कुछ सड़कें बनाना था, नाली बनाना था, सफाई प्रतिदिन हो जाए उसकी चिंता करना, और पानी की समस्या उसको दूर करना। तो ये एक प्लान के तहत मैंने काम किया था, जिसका परिणाम हुआ कि लोग चर्चा करना चालू किए कि आदमी अच्छा है, काम करता है, सहजता से मिलता है। और कोई भी आता था, वो चाहे जिस दल का हो, अगर मेरे ऑफिस में आ गया तो मेरे से हो सकता है वो सब मैंने काम किया है। किसी को घुमाना फिराना या घंटों बैठाना ये मेरे स्वभाव में नहीं रहा, क्योंकि मेरा भी स्वभाव बैठने का नहीं है। तो जैसा मेरा स्वभाव है वैसा मैंने अन्य लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया और धीरे धीरे एक पहचान बनी और पार्टी ने बड़ा विश्वास किया और यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया। उस दरमियान कुछ समय के लिए फिर मैं महापौर बन गया था। लगभग 1.25 साल के आसपास का समय था और उस 1.25 साल के अंदर में मैंने इस शहर को बताया था कि अगर महापौर है तो कैसा काम होना चाहिए, और अनेक योजनाओं को मैंने दिमाग में बैठा के रखा था, लेकिन वो कम कालखंड था। 2005 में फिर मैं डायरेक्ट चुनाव जीतकर जो है लगभग 48-50 हजार वोट्स के अंतर से जनता ने जिताया था। हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की थी, मेहनत की थी, पार्टी ने विश्वास किया, सभी नेताओं ने काम किया और उसका उस महापौर कालखंड के अंदर में मैंने एक सपना देखा था और 2 शपथ लिया था मैंने मन में उस कुर्सी में बैठते समय। जब मैं बैठा था तो एक, मैं इस कुर्सी में बैठ के ईमानदारी से काम करूंगा और बेदाग निकलूंगा। दूसरा संकल्प था मेरा कि इस शहर में पैदा हुआ हूं, विकास के माध्यम से मैं कर चुकाऊंगा। ये 2 संकल्प के आधार पर 2005-2010 रायपुर शहर कैसा होना चाहिए, जब हम महापौर बने थे, पार्षद बने थे, उस समय में रायपुर शहर को कहा जा सकता था कि एक विकसित गांव था। ये शहर का आकार नहीं ले पा रहा था और राजधानी बन गया था। अटल जी की मेहरबानी है कि उन्होंने बगैर मांगे, बगैर खून बहाए जो है इसको छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया और रायपुर राजधानी बन गया था। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में हमने कोशिश किया कि एक अच्छा रायपुर राजधानी का आकार देना है। जयस्तंभ चौक से मैंने चालू किया था, जहां पर मुझको विरासत में एक डिवाइडर की एक सड़क मिली थी, जयस्तंभ चौक, और डिवाइडर की सड़कें शहर के अंदर में नहीं थी।
जहां पर रस्सी बांध के ट्रैफिक रोकते थे। और मेरा स्वभाव रहा है, जो लोग कहते हैं ये काम नहीं हो सकता वो काम करना, ये मेरा बचपन से स्वभाव रहा है। उस समय मैंने ट्रैफिक सिग्नल, बहुत लंबा कहानी है इसका, प्राइवेट पार्टनरशिप में मैंने ट्रैफिक सिग्नल लगाया था, बाजू में गोल गोल घूमने वाला होल्डिंग दे दिया था, ट्रैफिक सिग्नल उसी का, बिजली बिल वही पटाएगा, मेंटेन वही करेगा, और एक होल्डिंग से वो अपना खर्चा निकालेगा। लोग हंसते थे, बोले पागल आदमी है, ट्रैफिक सिग्नल लगा रहा है, रुकेगा कौन? मैं बोला 2 महीने बाद रुकेंगे, 3 महीने बाद रुकेंगे, इस शहर की जरूरत है ये। वहां से काम को चालू किया, जेल रोड से चौड़ीकरण का काम हमने चालू किया, जेल के अंदर से सड़क निकाल दी है। उस समय बृजमोहन अग्रवाल होम मिनिस्टर थे, उनका काफ़ी सहयोग मिला था। और रमन सिंह जी ने कभी पैसे की कमी नहीं होने दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि तेजी के साथ में एक पागलपन था, एक जुनून था। और उस समय जब मैंने पहला झुग्गी झोपड़ी तोड़ा था, तो जब मैंने रोते हुए लोगों को देखा तो बहुत दर्द हुआ था। और उस दिन मैंने रात के तय किया था, रात के 2, 3, 4 बज गया था मेरा। मैंने बोला नहीं, किसी को बेघर नहीं करना है। पहले मैंने 10 महीना लगा मुझको, लगभग 2800 3000 मकान बनाया, 700-800 दुकानें बनाया, चाबी दिया, व्यवस्थापन किया। अगर कोई दुकानदार है उसको दुकान दिया, बहुत सस्ते में दुकान दिया मैंने उस समय। अब तो 8, 10, 15 लाख की दुकानें हो गई है वो। और वहां से काम चालू हुआ। मैं बहुत ज्यादा नहीं गिनाऊंगा क्योंकि लंबा सफर है ये। दर्जनों सड़क का हमने चौड़ीकरण किया, एक आकार दिया। मैं कई बार सोचता हूं कि ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां मैं काम नहीं कर पाया। सभी क्षेत्रों में मैंने काम कर दिया। बिल्कुल, देखिए चलिए आपके जरिए ये समझ में भी आया कि रायपुर जब बसा तो उसमें मैं महापौर की भूमिका कितनी अहम रही, और आज जो रायपुर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि वो उस समय की मेहनत है जो आज रायपुर इतना थोड़ा व्यवस्थित है। लेकिन स्मार्ट सिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं सुनील जी, आपको नहीं लगता कि अभी भी कहीं पर काम करना बाकी है, कुछ कुछ चीजें रह गई हैं अभी भी? बहुत कुछ चीज रह गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था, क्योंकि उस अर्बन कमेटी में सौभाग्य से मुझको रखा था, जिसके अंदर मैं स्टैंडिंग कमेटी में रखा था, जो देश का पूरा बजट बनाती है। जब मैंने देखा कि देश के नक्शे के अंदर देखा कि रायपुर में जितना लूट हुआ है स्मार्ट सिटी के पैसे का, वो किसी शहर के अंदर में नहीं हुआ। और जो इतना पैसा आने के बाद में, अगर आपके पास में इच्छा शक्ति होती, अगर इस शहर में पैदा हुए विकास करने का कुछ आपके अंदर में, कहना चाहिए, मादा होता, और आपके लगन होती है, तो इस शहर की तस्वीर को बदला जा सकता था। जहां पर मैं छोड़कर आया था, आज शहर वहीं खड़ा, यह दुर्भाग्य है। इस 15 साल के अंदर में, लॉन्ग टर्म विजन के अंदर में, एक काम लॉन्ग टर्म विजन के अंदर में नहीं हुआ। ये दुख होता है, मुझको गुस्सा आता है, कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि आदमी को सौभाग्य से अवसर मिलता है कि कहीं पर वो किसी पद पर बैठता है, और उस पद पे बैठ के अगर कोई अर्थ कमाना जो है वो केवल अगर अपना उद्देश्य समझ ले, तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूं कि घर में जाकर कम से कम दुकानदारी करोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम मिनल चौबे जी से बात किए हैं कि उनके परिषद जो है, नगर निगम को इतना बड़ा बहुमत जनता ने दिया है, वो चारों विधायक, सांसद, महापौर, उसकी परिषद, हम सारे लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है, हम रायपुर शहर को एक अच्छे शहर के रूप में गढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए लेकिन एक चीज़ है, जनता ने बहुत उम्मीद से चुना है। नगर निगम में भी मैं आप लोगों को मौका दिया, केंद्र में भी मौका दिया, सरकार भी अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की है, तो जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी सरकार? क्योंकि देखिए कांग्रेस को एक बार जनता ने मौका दिया, शायद काम नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद दोबारा फिर से एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में लेकर आई जनता। अब क्या? 100% काम होगा। क्योंकि अब विपक्ष में तो लोग बच नहीं, सवाल किसे करेंगे? उम्मीद नई विश्वास के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे जब जहां पर बैठते हैं, वो काम कर कर निकलते हैं। और हम आप कहेंगे तो हम आपको महापौर कालखंड का, सांसद का, जितने पदों में हम बैठे हैं
वो सबका आपको गिना सकते हैं। आज विधायक के रूप में हम बैठे हैं, फिर हमने एक विजन तैयार किया है 2025-2029 रायपुर दक्षिण विधानसभा कैसा होना चाहिए। अब हमारा विजन है कि 2025-2029 आने वाले समय में रायपुर शहर कैसा होना चाहिए। इसके लिए हम चारों विधायक सांसद और मिलकर महापौर के साथ में हम सब विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस शहर को बनाएंगे। देखो, काम करने का इच्छा शक्ति का मैं बात कर रहा हूं आपको, इसका मैंने 2-3 बार उपयोग कर दिया इस शब्द का। तातियापारा तक के मैं चौड़ीकरण को करके छोड़ के आया था, 15 साल गुजर गए। 15 साल आप 200 मीटर आगे शारदा चौक तक के नहीं बढ़ पाए। राज्य में आपकी सरकार, आपका महापौर, बात इच्छा शक्ति की होना। अब कहेंगे पैसा हाथ फैलाते हैं, तो सुनील सोनी ने हाथ नहीं फैलाया। सुनील सोनी ने 70-30 में लोन लिया और लोन लेके जो है मुआवजा देके हमने चौड़ीकरण कर दिया। रास्ते बहुत है आपके पास में। मैंने कहा डबल एंट्री सिस्टम किया, उसी के तहत ये चौड़ीकरण हुआ था। हम जो चौड़ीकरण कर रहे हैं मुआवजा देंगे। आने वाले समय में नवीन मार्केट के अंदर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, 140 करोड़ रुपए मिलेगा, मुआवजे का पैसा देंगे और फ्लाईओवर बना देंगे। तो आपके पास में देखो, राइट्स कंपनी को जो भारत सरकार का उपक्रम है उसको मैंने हायर किया था कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इस शहर का ट्रैफिक प्लान क्या होना चाहिए। देखो, जब उस संस्था के अंदर में मुखिया के रूप में जब हम बैठते हैं तो हमारे पास में एक पिक्चर होना चाहिए, फोटोग्राफ्स होना चाहिए। आज रायपुर ऐसा है, ये आने वाले 5 साल बाद में ऐसा रहेगा और रहेगा। वो करके दिखाया है। मैंने नगर निगम की जब बिल्डिंग बना रहा था तो उस समय मैंने फोटो टांग दिया था कि आने वाले समय में नगर निगम ऐसा दिखेगा। और जिसका भूमि पूजन भी मैंने किया और चाहता तो लोकार्पण कर सकता था, लेकिन फर्नीचर पूरे नहीं बने थे तो एक दिन बैठ के मैंने लोकार्पण नहीं किया था, तो पूरा कंप्लीट करके आया था। हर खेल के क्षेत्र में देखोगे, इंडोर स्टेडियम वर्षों से रुका हुआ था, उसको कंप्लीट किया। आउटडोर स्टेडियम बाजू में बनाया, बैडमिंटन के 3 कोर्ट सेपरेट स्कूल में बनाया। हर क्षेत्र के अंदर में मैं कह रहा हूँ, युवा से लेके गरीब आदमी, रिक्शे वाले को 3 वर्दी दे के उसकी पहचान बनाया, उसको रिक्शा दिया। तो गरीब आदमी, जो मोदी जी का एक सपना है कि गरीब आदमी का भी कहीं ना कहीं हर सरकार, चाहे स्थानीय सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसका ख्याल रखे। जी, अब जब विधायक निधि भी खर्च हो ही रही है, आप अपनी तरफ से भी खर्च कर ही रहे हैं। जब आप सरकार के पास जाते हैं, केंद्र में भी क्योंकि बीजेपी है, राज्य सरकार बीजेपी, तो आपको सरकार का सहयोग मिलता है अगर आप कोई विकास के कार्य लेकर जाते हैं? डबल इंजन की सरकार है और आज तो हम सौभाग्यशाली हैं कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो है हमने, केंद्र और राज्य बड़ी सरकारें हो सकती है, लेकिन 73-74 अमेंडमेंट के बाद में सबसे अगर जवाबदेह सरकार बनी है तो स्थानीय सरकार बनी है। और जनता ने स्थानीय सरकार का जो गठन किया वो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का कर डाला है, 100%। तो जब स्थानीय सरकार हमारी बन गई है तो अब हमारे पास में अब कोई बहाना नहीं है। अब डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की नहीं, 4 इंजन की सरकार हो गई। ये 4 इंजन तेजी के साथ में दौड़ेंगे और इस छत्तीसगढ़ का समग्र विकास करेंगे। ये बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी, पूरी गाड़ी ही अब आप लोगों की है, अब विपक्ष है ही नहीं कहीं पे, तो अब आप काम करना होगा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। ये मोटिव मेरे ख्याल से होगा पार्टी का। चुनौती को स्वीकार किया और विष्णुदेव साय जी ने भी कहा है इसको कि हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हमारी सरकार जो है वो तेजी के साथ में विकास करेगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी और विजन के तहत काम होगा और उस काम के आधार पर जो है आने वाले 4 साल के बाद हम जनता के बीच जाएंगे। जी, अब शहरी क्षेत्र के सारे चुनाव आप जीते हैं, किस्मत आपके साथ हमेशा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपने इच्छा शक्ति का भी बार बार जिक्र किया, कैबिनेट विस्तार अभी होना है, तो क्या लग रहा है और आगे कोई पद आप? देखिए, किस्मत और भाग्य जो है वो जनता की मेहरबानी से बनता है। राजनीति में मैं कई बार कहता हूं कि विकास आपके लिए बोलने का एक आधार है और वो सार्वजनिक है विकास, और व्यवहार जो है वो इंडिविजुअल है कि आपका व्यवहार कैसा है। जनता ये देखती है कि
ये आदमी ठीक है, इतना अगर कह देती है कोई जनता, तो आपके जो देखेंगे हाथ रोज देखेंगे तो आपकी रेखाएं बदल जाती है। तो ये रेखाएं जो बदलती है भाग्य की, वो जनता के आशीर्वाद के कारण बदलती है, उनकी दुआओं के कारण बदलती है। रायपुर दक्षिण में दबदबा रहा है बीजेपी का हमेशा, आपने उसे कहीं ना कहीं कायम रखा, तो उसके पीछे क्या कारण रहा? दूसरा मेरा सवाल कि बीजेपी जो है हर बार ये कहती है कांग्रेस के पास यंग नेता है, बड़े नेता है, देखिए, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाते। ब्रिजमोहन जी यहाँ लगातार 8 बार विधायक रहे और बढ़ते क्रम से इस चुनाव को जीता है। और मैंने आपसे कहा कि यही व्यवहार के आधार पर जो है, लोगों के सुख दुख में शामिल होकर जो है, हम लोगों के दिल को जीत सकते हैं, अपना बना सकते हैं। वैसी जो दक्षिण विधानसभा जो अपना बना, एक परिवार बन गया ये। अब ये हमारे लिए कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं रहा जिसको मैं कहता हूं। वो अगर 8 बार विधायक बने तो चुनाव संचालक के रूप में मैंने काम किया, चाहे मैं महापौर, सांसद या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा है तो, या पार्षद से कहूं तो ब्रिजमोहन जी संचालन करते थे। तो हमने मिलकर जो है, पार्टी के मिलकर जो है, इसको दक्षिण विधानसभा को एक परिवार बना दिया। और ये परिवार जो है वो तय करता है कि हमारा नुमाइंदा कौन रहेगा, हमारा चौकीदार कौन रहेगा, हमारा सेवक कौन रहेगा। तय करते हैं कि ये ठीक है, ये लड़का ठीक है। तो वैसे ही जो है हम लोग लगातार इस विधानसभा के अंदर में जीत हासिल की है। ये मेहरबानी है लोगों की। मैं तो कहता हूँ कई बार कि एहसान है। उस एहसान का कर्ज जो है हम कितना विकास के माध्यम से चुका सकते हैं, उसका हमेशा प्रयास करते नहीं, कोशिश करते हैं, और होता है ये, आने वाले समय में भी होगा। जी, अब जैसे आप कह रहे हैं ठीक है, ये इंसान अच्छा है, आपने काम अच्छा किया, ऐसे कहते कहते कैबिनेट तक भी पहुंच जाएंगे क्या आप? है? कैबिनेट में जगह मिल सकती है क्या, ये जैसा आप कह रहे थे? देखो ये सब बातें जो है, ये मैं कभी नहीं सोचता। ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आपके चैनल में बोलना है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ये कुछ नहीं हो सकता। आप बेवजह जो है चेहरा बनाकर जो है अपने आप को प्रताड़ित करते हैं, या कहता हूँ, मैं लोगों से भी कहता हूँ कि आप ऐसा कोई चेहरा मत बनाओ जिससे आप डिप्रेशन में जाओ। और डिप्रेशन आज के समय बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, और कोविड कालखंड में इसका रेशो बढ़ गया है, उसमें शामिल मत हो भाई। आपको जहाँ जो जगह मिली है उसमें अच्छा काम करो, और अच्छा काम करते रहोगे तो हो सकता है जहाँ आपको पहुँचना है पार्टी तय करती है, बड़े लोग तय करते, पहुँचा देंगे। और नहीं तो जो है उसके अंदर में आप समाहित होकर जो है अच्छा काम करें, तो जहाँ अच्छा काम करने में कोई परेशानी आना नहीं है। अगर ईमानदारी से आप जनता के हित में काम कर रहे हो तो कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोकने वाला आपको। चलिए, लेकिन अगर हम देखें कांग्रेस की, अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की राजनीति को आगे आप क्या देखते हैं, क्या भविष्य है कांग्रेस का? पार्टी में आपकी बात को मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ, समाप्त हो रही है। देश भर के अंदर में देखेंगे, लोकसभा में मुझको 5 साल बैठने का अवसर मिला है, और मैंने जो देखा लोकसभा के अंदर में चित्र, वो देखा कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार इतने समय तक जिंदा क्यों है। कि जो लोग, मतलब जो लीडर है, वो लीडर जो है, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उसकी भाषा बोलना चालू कर देते हैं। लोकसभा सबसे बड़े सदन के अंदर में, अगर पंचायत के अंदर में, मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। नहीं, राहुल गांधी पद यात्रा भी कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, वो कह रहे लोगों भारत के बीच आप जा रहे थे, तो लोगों के बीच जाकर जो है वो कहीं ना कहीं आप विध्वंसक बात कर रहे थे। और जो लोग देश के विरोध में जो खड़े हैं, उनके साथ में मिलकर कंधे कंधे में हाथ रखकर आप उस पद यात्रा को कर रहे थे। जब ये पद यात्रा करके आए थे तो मैंने कुछ वरिष्ठ सांसदों से कहा था कि वे व्यक्ति जरूर कुछ सीखे होंगे, इनकी भाषा बदल जाएगी, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन जहां मुंह खोले उन्होंने उस सदन के अंदर में, मेरे को लगा ये आदमी नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। क्योंकि जिनकी सोच अगर देश के लिए नहीं है, अगर मोदी जी अगर कोई काम देश हित के अंदर में कर रहे हो तो आप खड़े नहीं हो सकते। आपको मोदी जी का इतना डर है आपको कि नींद में भी
उठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी कहाँ आगे आगे बढ़ रहे हैं भाई, अपने कर्मों के कारण बढ़ रहे हैं, अपने ईमानदारी की ताकत के आधार पर वो इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर में एक ओहरा बनाया है, एक अपना वर्चस्व बनाया है, जिनकी बात आज यूक्रेन और रशिया के युद्ध के अंदर भी सुनी जा रही है। और जब आप वहां का बात से लेकर आप छत्तीसगढ़ आ जाइए, छत्तीसगढ़ में झूठ, अफवाह, गलत बात करना, जनता अब दूर हो गई कांग्रेस से। और मैं आज कह रहा हूं आपके चैनल के अंदर में, आने वाले समय के अंदर में अभी जनता दूर हुई है, ये लगातार झूठ फरेब, और इसके कारण जो है आने वाले समय के अंदर में कार्यकर्ता भी थक गया। कितना झूठ बोले भाई, बहुत हो गया, हम पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। तो इनके कार्यकर्ता और नेता भी छोड़ने वाले हैं, और इसका क्रम देख लेना आप, जारी हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं, शशि थरूर जी ने कल परसों पूछा है मेरा क्या रोल है इस पार्टी के अंदर। वो आदमी सांसद है, सीनियर सांसद है, वो रोल पूछ रहे हैं कि मेरा पार्टी में रोल क्या है। एक तरफ ईवीएम की बात करते थे, दूसरी तरफ ममता जी और उमर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि बोले ये इसको छोड़ो, ये ईवीएम जो है अपनी पार्टी को सुधारो। तो सारे जो इनके घटक दल हैं वो सब इनको सुधरने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये सुधरना नहीं चाहते हैं। तकलीफ ये है। अभी आप वेंकैया नायडू का जिक्र कर रहे थे, मैं आपके दफ्तर में जब आई तो मैंने देखा मोदी के साथ भी आपकी तस्वीर है, तो कोई साझा अगर आप करना चाहे प्रधानमंत्री जी के साथ। देखिए, प्रधानमंत्री जी को जैसा मैं देखता था और डरता था कि ये बात करेंगे कि नहीं करेंगे, जब पहली बार जब मैं मिला, बात किया, तो लगा कि इतना सहज व्यक्ति जो है, जिस सहजता से बात करते हैं, और जो भारत नहीं पूरे विश्व के जो नेता है, जो लीडर हैं, सर्वमान्य नेता हैं, उनकी जो सहजता मैंने देखा, वो मेरे लिए एक सीख है। और वो सहज रूप से जो है, जैसा मेरे साथ में एक आत्मीयता के साथ में बात किया, एक बार नहीं 2-3 बार मेरे को अवसर मिला, जो आत्मीयता मैंने देखा वो जबरदस्त। और जो एक विजन जो हर मंगलवार पार्लियामेंट्री बैठक होती है, जो तय था, जब पार्लियामेंट लगता है तो हर मंगलवार के मैं देखता था कि उनका जो विजन रहता था कि वो देश को कैसे आगे बढ़ाना, केवल एक जुनून है उसके अंदर में, देश हमारा कैसे विश्व गुरु की ओर कदम रखे, कैसे जो है हम विश्व के अंदर में अपने आप को एक अलग से स्थापित करें। तो इस विजन के साथ में कि केवल देश को आगे रखकर जो काम करना, और राष्ट्रीय भाव जो मैं देखता हूँ और उनके जो शब्दों के अंदर देखता था, बहुत मतलब अद्भुत है, वो कहना चाहिए। और जब मैं गया था, बोला साहब फोटो खिंचाना है, तो फोटो है सामने में, आ जाओ बाजू में खड़े होके जो है तुम जरा थोड़ा ठीक फोटो आना चाहिए, ऐसा करके। तो ये कार्यकर्ता प्रधानमंत्री है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उनका कार्यकर्ता भाव कभी जीवन में समाप्त नहीं होने वाला है। उसको उन्होंने जो कायम रखा है, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि आदमी, मैं देखता हूँ पार्षद बन जाता है तो तुर्रा लग जाता है, और विधायक और सांसद बन गया तो फिर भगवान ही मालिक है। तो ये जो मैं रूप देखता हूँ आजकल जो नई पीढ़ी के अंदर में, उनको मोदी जी से सीख लेना चाहिए, तो आने वाला समय उनका भविष्य अच्छा होगा। जी, एक आखिरी सवाल, आपने भी काफी उतार चढ़ाव देखे होंगे, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, कौन सा जो एकदम खास रहा आपके लिए पल राजनीति में रहते हो, या जो दुख भरा रहा या स्ट्रगलिंग जैसा रहा? देखो, मेरा खास अगर कहेंगे तो मैं जब प्रेसिडेंट था कॉलेज का, उस समय, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं सुनाऊंगा 15-20 मिनट लग जाएगा, लेकिन एक लाइन में मैं कहूँगा कि उस समय एक मेरा सपना था कि मैं अटल जी को बुलाऊं। और जब मैंने उस सपने को पूरा करने के लिए अपने जीवन में पहली बार अपने पिताजी का सहारा लिया था, ये मेरे लिए जीवन का पहला और लास्ट मौका है कि मैंने वो बात, मेरा थोड़ा स्वभाव अलग था, तो मैंने बोला वो अटल जी को बुलाना चाहते हैं, आप बोलेंगे क्या करके, और वो निकल गया था। तो उनको भी लगा ये आज थोड़ा गुस्से में है, तो रिक्शे में बैठकर सर्किट हाउस गए, और जाकर अटल जी से उनका परिचय था, बहुत पुराने स्वयंसेवक हमारे पिताजी रहे हैं उनका। अब ये सब उल्लेख मैं नहीं करता, जो पुरानी पीढ़ी है वो जानती है, मैंने कभी किसी उसका सहारा जीवन में नहीं लिया है।
तो जाकर उन्होंने बोले ये लड़का कुछ बन गया कॉलेज में, आपको बुलाना चाहता है, समय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और निकल गए थे। वापस रिक्शे में बैठ के दुकान आ गए थे। तो अटल जी ने मुझको बुलाया था, वो बहुत कठिन समय था, उसमें से समय निकालना असंभव था। लेकिन क्या मालूम अटल जी की मेहरबानी थी, और उन्होंने कहा कि ठीक है सुनील, हम आएंगे। और जब वो आए थे, उस समय के प्रिंसिपल, मैं नहीं कहूँगा नाम, अब दुनिया में नहीं है, उस कार्यक्रम को विवादित बनाने का कोशिश किए थे। छोड़ो अब जो था, लेकिन उस कार्यक्रम का संचालन बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया था, क्योंकि वो मेरे पहले छात्र नेता रहे। लोग बोलते हैं बृजमोहन और हमारा क्या संबंध है, तो बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ से उन्होंने संचालन किया था। मैंने 2 मिनट का भाषण दिया था। अटल जी का भाषण हुआ एक लाइन राजनीति का नहीं, पूरा शिक्षा के ऊपर था, युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़े। आप सुई गिरा दो, आवाज आती थी। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ, तो खत्म होने के बाद में अटल जी ने मुझको बुलाया, प्रेसिडेंट इधर आओ। मैं डरते डरते गया। मैं बोला, मेरे को बोला ऐसा तो कुछ किया नहीं हूं मैं। तो जब गया तो उन्होंने खूब डांटा मेरे को, और कहा तुमने भाषण क्या दिया है, कितनी छात्राएं बैठी थी। मैंने कहा 125-150 अंदर बैठी थी और 250-300 बाहर खड़ी थी। तो मेरा भाषण था कि मोतीलाल जी वोरा जो है, उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे, अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने वो गवर्नमेंट कॉलेज को सम्मानित नारी की तरह देखते हैं और प्राइवेट कॉलेज को वेश्या की तरह देखते हैं, क्योंकि दुर्गा कॉलेज प्राइवेट था। इस कारण हमको पैसा नहीं मिलता, ये हॉल नहीं बना, और ये एक कंस्ट्रक्शन का मांग था मेरा। तो बोले तुमने क्या भाषण दिया। मैं चुपचाप खड़ा था। ये वेश्या क्या होता है। उन्होंने 20, 22, 25 शब्द एक साथ बताया मुझको। दोहरा मापदंड होते, अछूता व्यवहार करते हैं, ऐसे 25-30 शब्द बताया। और वहां से मेरे को सीख मिली कि जीवन के अंदर में, सार्वजनिक जीवन में, या चाहे आप जिस क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, व्यवसाय में हो, या जहां हो, आपके शब्दों का बड़ा महत्व है। और ये जो हिंदी है बहुत बृहद भाषा है, जिसका अर्थ अटल जी ने मुझको समझाया, कि कहा कि इसका बड़ा महत्व होता है। इससे आपका पूरा चाल चरित्र से लेके आपका पूरा प्रदर्शित होता है कि आप आदमी कैसे हैं। तो आपको शब्दों के ऊपर में अगर लगाम नहीं है, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। तो सुना आपने, साफ तौर पर सुनील जी का ये कहना है कि खासकर इन्होंने अपने जो मुलाकातें रही है, जैसे चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो, वेंकैया नायडू हो, अटल जी हो, उनके साथ जो उनकी यादगार चीज़ें रही उन्होंने साझा की है, और सीख कर ही इंसान आगे बढ़ता है, ये उनका कहना है। और दूसरी तरफ इनका कहना ये भी है कि काम पर ही फोकस रहे। चलिए, अगले अंक में हम नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।